जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ रमीज दाऊदी साहब। एनालिस्ट हैं, सऊदी अरब में बेस्ड हैं और भारत का मौक़िफ़ रखते हैं और भारत को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ ग्लोबल फोरम्स के ऊपर भी। आज मैंने कहा मैं आसिफ दाऊदी साहब से ये पूछूं कि ये सिचुएशन क्या है इस वक्त। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि भारत में मुसलमानों के लिए जमीन तंग की जा रही है, और दूसरी तरफ जो है वो बांग्लादेश के अंदर जो है वो मंदिरों की तोड़फोड़ की जा रही है। और वहां पे जो दरजा पूजा दरगाह पूजा का जो वहां पे हो रहा था, फेस्टिवल्स हो रहे थे, उसको जो मुसलमानों ने आके वहां पे नुकसानात पहुंचाए और काफी लोग भी बांग्लादेश में जो है इस हवाले से मारे गए हैं। आसिफ साहब, ये साउथ एशिया में क्या हो रहा है? जहां मुसलमान ज्यादा है वो समझते हैं हिंदुओं को दबाओ, जहां हिंदू ज्यादा है वो समझते हैं मुसलमान को दबाओ। आप कैसे देख रहे हैं ये? क्यों आज भी 75 साल बाद, जब सब लोग पढ़े लिखे हैं, तालीम आम है, हुकूमत का कंट्रोल है, तो ये क्यों आज भी इस तरह हो रहा है? ये क्या ये सियासत है, या ये वाकई अवाम के लिए नफरत है एक दूसरे के लिए? अमर साहब, आपके व्यूअर्स को और आपको पहले अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग सबको। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया। और अब आपका जो ये सवाल है, यकीनन साउथ एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें अगर ख़ास तौर से 3-4 पे अगर फोकस करते हैं। हिंदुस्तान की बात आपने कही, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ज़ाहिर है मैं हिंदुस्तानी मुसलमान भी हूँ, और साथ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश। तो ये जो अभी हालात हो रहे हैं, जो आपके सवाल में थे, खुद ही ये चीज़ थी कि किस तरह से जो इंसानियत पे एक हमला होता रहा है, अलग-अलग मफादों के इसको देखते हुए। तो अभी जो आपने बांग्लादेश की बात करी, तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं ये बताता चलूँ कि हमारे रिलीजन में या हमारे मुल्क में या हमारे मैं जहाँ-जहाँ भी रहा हूँ, हमें यही बताया गया, हमने यही सीखा है कि हम किसी भी इनोसेंट पे और किसी भी मज़लूम पे या किसी पे ऐसा ज़ुल्म नहीं करें या किसी की जान नहीं लें या किसी के साथ कोई हक तलफ़ी ना करें। अब जो हालात अभी चल रहे हैं, तो आपको मैं एक चीज़ आपके सवाल में और ऐड करना चाहूँगा कि आप शायद वो आप के ज़हन में उस वक़्त नहीं आया हो कि अभी कल ही देखें कि अफ़गानिस्तान में भी किस तरह से मस्जिद के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग का एक मामला आया। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं नमर साहब, इससे क्या हम हमारे कंधों पे इसकी ज़िम्मेदारियाँ बाय डिफ़ॉल्ट आ नहीं जाती है? क्या हम उससे बदनाम नहीं होते? क्या हमारा मज़हब, क्या इस्लाम या क्या इंसानियत इस बात की इजाज़त कहीं से देता है कि हम इस तरह से लोगों की जानें लें? और अगर मैं उसको थोड़ा-सा और एक तरफ ऐड करूँ, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो खुद अभी कश्मीर के अंदर भी अभी लगभग 28 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 21 तो मुसलमान थे और 7 माइनॉरिटीज़ के। यहाँ पे बात मुसलमान और हिंदू की नहीं हो रही है। मैं एक फ़िगर दे रहा हूँ, कहने का मतलब है कि चाहे वहाँ भी अगर बात करें, तो उस जगह भी इंसानियत का कत्ल हुआ है। और उस जगह या कहीं पे भी अगर ये चीज़ें होती है, उसको कोई एनकरेज करे या उसको किसी भी तरह से कोई उसको बढ़ावा दे, तो उसकी तनकीद और उसको सख्त लफ्ज़ों में उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। चाहे वो बांग्लादेश में, इवन अगर इंडिया में भी, जैसा आपने कहा कि कुछ ऐसे अनासिर जो फ़ितना फैलाने की कोशिश करते हैं, कहीं पर भी, क्योंकि मेरा ये अप्रोच होता है कि मैं उन तमाम चीज़ों को जो कि इनडिफेंसिबल होती है, उसको डिफेंड नहीं करता हूँ, ठीक है? तो अब दुनिया के किसी भी कोने पे और ख़ास तौर से आप साउथ एशियन रीजन की बात कर रहे हैं और उसपे जब इन 3 मुल्कों की बात होती है, ये बहुत ही अफ़सोसनाक बात है। और हम ये समझते हैं कि ख़ास तौर से एक मुसलमान होने के नाते जब हमसे ये सवाल किया जाता है, तो ये हमें लगता है कि वो तमाम लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अरे भाई, मस्जिदों के अंदर जुमे की नमाज़ पढ़ते हुए में आप उन मासूमों की जान लेने की बात करते हैं। और ऐसे कई ममालिक हैं
खुद आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है या आपकी तरफ वो इस इन तमाम जो अफगानिस्तान के जो अभी हालात रहे थे, उसमें पूरा एक शाना बशाना, बल्कि अभी भी उसमें पूरी तरह से कोशिश उनकी है कि किसी भी तरह से वहाँ पे इस तरह की हुकूमत बने। आप देखें ना किस तरह से वहाँ पे जाने जा रही, इससे पहले लगभग 150 लोग चले गए, उनकी जान चली गई, और अभी बड़ा अफ़सोस होता है बहुत कि मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज़ में उन मासूमों, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रीजन से हो, कोई इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि उनका कत्ल-ओ-गारत हो या वो जान जाए। और चाहे वो बांग्लादेश में जो रिएक्शन दिखाया जाता है या जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं इसकी नहीं मज़म्मत ये तो ठीक हो गई, लेकिन एक बात बताइएगा, ये बात की जा रही है कि भारत के अंदर जो है वो मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जो मेरा पहला सवाल था और दूसरा बांग्लादेश के हवाले से था, इसमें किस हद तक ये सच्चाई है कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो जब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई तो मुसलमानों की आबादी कंट्रोल करने की बातें भी की गई कि हमें मुसलमानों की आबादी कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के अंदर ये एक रिवाज है या एक कस्टम है कि जी वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, और क्योंकि ये कहा जाता है कि वो समझते हैं कि हमारी ज्यादा आबादी होगी तो हम दुनिया पे कंट्रोल कर सकेंगे। तो इस हवाले से इसी तरह गुजरात में बहुत सारे वाकयात हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये क्यों इस तरह का ये तासुर इंडिया के अंदर आता है? और ये क्यों अदम बर्दाश्त है? कोरोना जिहाद की नाम आ गई, लव जिहाद की नाम आ गई, ये क्यों मुसलमानों के साथ जो है वो इस तरह होता है? जैसे कि मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा, और जो मुसलमान हिंदू औरतों को मेहंदी ना लगाएं की बातें हैं, ये इस तरह की जो चीजें हैं, और अफगानिस्तान के जो हिंदू और सिखों को जो है वो तो भारत में वेलकम किया जाता है, लेकिन कहते हैं जी मुसलमान इंडिया नहीं आ सकते, और कश्मीर का एक ये जो एक एनवायरनमेंट है, आप ये क्या देखते हैं, इस तरह क्यों है ये स्पेस, ये एनवायरनमेंट भारत की रियासत क्यों इस वक्त दे रही है? इसके दो पहलू हैं कमर साहब, और उन दो पहलू में ये होता है कि एक तो वो साइड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं उसमें डार्कर चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश होती है, एक वो चीज़ें होती जिसमें पॉजिटिविटी होती है। तो मेरी हर उन सवाल करने वालों से ये गुजारिश होती है कि आप बैलेंस्ड वे में अगर तमाम सवालों को रखें तो जवाब देने में बड़ी आसानी रहती है। लेकिन जाहिर है, अगर मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि भारत के अंदर या हिंदुस्तान में जो हालात आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हिंदुस्तान एक लगभग 75 साल हो गए हैं आज़ादी के, और तब से लेके अब तक की पूरी हिस्ट्री देखें, हमेशा चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, तमाम कुछ न कुछ चीज़ें होती रहती हैं और उन चीज़ों को हम मज़म्मत करते रहते हैं। ये सवाल चूँकि आप होता है ना, सवाल करने के जो जर्नलिस्ट होते हैं या हम जैसे डिस्कशंस करते हैं, तो सब सवालों के इंटेंशंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो हमारे यहाँ पे ये विद इन द नेशन कोई सवाल ये होता, या हम कुछ ऐसे कहते हैं ना कि वो अगर हमसे ये सवाल करता जो ये कहता कि नहीं हमारे अंदर किसी तरह की कोई दाग नहीं है, और उसके बाद हम आपसे ये सवाल कर रहे, तो हमारा जवाब देने का जो तरीका होता वो थोड़ा सा डिफरेंट होता, लेकिन फिर भी मैं जवाब दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं हम, चूंकि साउथ एशियन रीजन की बात कर रहे हैं ओवरऑल, उसको मैं कनेक्ट करूंगा हिंदुस्तान से भी। तो पाकिस्तान की भी अगर बात करें, जो डेटा ये कहता है, तो ये कहीं हर जगह मोर और लेस सिचुएशन वैसी है। आपकी तरफ भी देखें तो कहाँ 22% आजादी के वक्त जो है माइनॉरिटीज हुआ करती थी, और कहाँ आज की तारीख में 3 से 4% पे आ गई। वहां पे भी कई ऐसे मसाइल जो होते रहते हैं आए दिन, तो उसको अगर हम कंपेयर भी करेंगे तो हमें लगेगा कि हाँ देखें, आपकी तरफ जो हालात हैं क्या वो ज्यादा खराब नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ये कुछ ऐसे हालात अभी कुछ केसेस आए हैं, तो हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, और हमारे पास वो पॉलिसीज हैं जो उसको कोशिश की जाती है
कि जहां जहां इस तरह के मसाइल हो उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए। अब चाहे आपने बात कर दी गुजरात की, बात आपने की हिंदुस्तान में दूसरे स्टेट्स की, जहां पे आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। देखें, जहां पे भी जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो क्या कहते हैं, उसकी मजम्मत की जानी चाहिए और हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन हमारी गुजारिश ये होती है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि हम दोनों पहलू को दिखाने की कोशिश करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि अभी हमारे यहाँ जो है राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो भी मुसलमान रह चुके, वो भी सिख रह चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट, खुद मैं अभी सऊदी अरब में हूँ, यहाँ के एम्बेसडर हुआ करते थे और उसके बाद वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। आप एपीजे अब्दुल कलाम की अगर बात करें तो वहां उनको देखें कि किस तरह से एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट जो मिसाइल्स को डील करने वाली चीज होती है, वो जिम्मेदारी मुसलमानों को दी गई। आप अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में अगर वहां पे मुसलमानों से मोहब्बत नहीं की जाती, मैं एक पूरे मतलब एक किसी टारगेटेड चीज पे नहीं आऊंगा, मैं ओवरऑल अपने नेशन की बात करूंगा। आप अगर बॉलीवुड की बात करें, वहां पे जो खान ब्रदर्स हैं उनकी हमेशा बिल्कुल लीड करते हैं वो उसको फिल्मों में, तो उनको क्या मोहब्बत मिली सभी की, तभी तो वो आज लीड कर रहे हैं। अगर सिर्फ मुसलमान देख रहे होते उनको तो क्या होता। लगभग हमारे 20-22 करोड़ या जो भी हमारी परसेंटेज है वहां पे, तो उससे क्या, इसलिए उनको सभी पसंद करते हैं। लेकिन जो ऐसे हालात दो चार जगहों पे या जहां पे भी, तो वो क्या होती है, आइडियोलॉजी कुछ होती है। आपके यहाँ पे कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज हैं, खास तौर से जो तालिबान को सपोर्ट करने की आइडियोलॉजी, जिसकी वजह से मस्जिदों में अटैक्स होते हैं। आपके पाकिस्तान में मस्जिद तक, इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है। हमारे यहाँ कोई एक ऐसी मिसाल दे दीजिए कि इन तमाम एक्सट्रीमिज्म के बाद, जिसकी आप मिसालें दे रहे हैं, क्या ये ऐसा है कि किसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए किसी को जान से मार दिया गया हो या उसको उस पर अटैक किया गया हो। भाई हमारे यहाँ तो एक मिक्स्ड कल्चर है। और ये जो आप कह रहे हैं ना सरकारों की, चाहे मोदी सरकार या दूसरी, तो हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग है और हमेशा 1947 से अभी तक वो स्ट्रांगर ही बनता जा रहा है। कभी ऐसा नहीं रहा है कि कोई हमारे यहाँ मार्शल लॉ आ गया हो या हमारे क्या कहते हैं जमहूरियत पे खतरा रहा हो। तो आज अगर हमारी आवाम को कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो खराब हो रही है, जो अच्छी नहीं है, उनके पास पूरा अधिकार और राइट है कि वो अगले इलेक्शन में वो किसी भी अपने लीडर को या किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करके उसको पावर में ले आए। और आप देखें, आज बीजेपी है, 2014 से, उससे पहले कोई और थी, उसके कई साल तक कोई और सरकार वहां पे चल रही थी। आगे क्या होगा, ये सारी चीजें जो लोग जो है ना, वो पब्लिक ये तमाम चीजों को जानती है, समझती है। लेकिन हमारा और हम जैसे लोगों का, इवन आप जैसे लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम यूनिटी की बात करें, हम उन तमाम एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए लाएं, जिससे कि हम अपनी क्या कहते हैं इमेज जो है और बेहतर करें, और उन लोगों को भी जो ऐसे अनासिर हैं उन तक ये मैसेज जाए कि नहीं, वो गलत कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी कर रहे हैं, और उनको देखें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है और मिलनी चाहिए। मैं तो कड़ी से कड़ी सजा मिलने की वकालत भी करूंगा। लेकिन आप जब यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा मैं करूंगा उसकी बात, और अभी आप बांग्लादेश की बात की जब आई, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि देखें वहां पे जो हालात है और उससे हम अगर कंपेयर करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा मुल्क है जहां पे 1.3 समझ रहे कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। आपके यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यकीनन मेरा ख्याल है कि 22 करोड़ के आसपास की होगी, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 22 से 24 करोड़ की आबादी है। और अगर पूरे मुल्क को देखें तो इतने बड़े मुल्क में हादसात भी होते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और सरकारें जो अपनी अपनी आती हैं वो अपनी अपनी आइडियोलॉजीज के साथ चलती है। जैसे आप लास्ट टाइम कह रहे थे ना, आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया ऑफ पाकिस्तान, आइडिया ऑफ दूसरी तमाम अपनी कंट्रीज। तो यासर भाई, आइडिया ऑफ इंडिया जो है ना, उस पर कोई वो नहीं आना चाहिए। और सरकारें बदलती रहती हैं, सरकारें बदलती है, बदलेंगी। नहीं, लेकिन जी आप कुछ असल में कहें। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो आपने सही कहा कि इंडिया में मुसलमान मुसलमान को नहीं मारता है। उसकी वजह वहां पे ये है कि शायद जिस तरह मुसलमान रियासतों ने एक माहौल बनाया
जो हमने मुजाहिदीन तैयार किए आपने नहीं किए, ये आपको एक एडवांटेज आता है, क्योंकि हमने जो मुजाहिदीन बनाए वो पहले तो किसी और के लिए बनाए, बाद वो हमारे ही, जिन्हों पंजाबी के अंदर हमारे घाटे पे आ गए वो। तो प्रॉब्लम ये है जनाब कि ये वो आपको वो वहां तो है, लेकिन वहां पे जो हमारे जो बाकी मज़ाहब है, जैसे हिंदू है, वो तो मुसलमानों को कहते हैं ना, जय श्री राम कहोगे तो जिंदा रहोगे। अब जब जो क्या नाम है उनका, अमित शाह है, वो कहते हैं जो ये बांग्लादेश के मुसलमान हैं, वो कहते हैं टर्माइट्स है ये। और दूसरा ये है कि ये जब एनआरसी आता है या फिर जो कवानीन तब्दील किए हैं नरेंद्र मोदी साहब ने, इस सारी सिचुएशन में आप समझते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। एक सदर को, वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसको आपने सदर बना दिया, उसकी मिसालें आप सारा टाइम देते जाएंगे, वो तो चलो ठीक है दें आप, लेकिन एक ओवरऑल एनवायरनमेंट क्या है, उस एनवायरनमेंट की बात होगी। आपने कहा जी पाकिस्तान में 22% मुसलमान थे, 22% नहीं थे, ये गलत फिगर है। माइनॉरिटीज। नहीं नहीं नहीं, हाँ माइनॉरिटीज, सॉरी, माइनॉरिटीज, ये गलत फिगर है। और इसको बीजेपी के लोग अक्सर कोट करते हैं। जो 1951 की सेंसस है, जो सेंसस ली जाए उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान इकट्ठे थे, ठीक है जी। और पाकिस्तान में, अगर मैं एग्जैक्ट, मैं वो आपके साथ मैं कई दफा शेयर किया लेकिन मुझे भूल जाता है वो, मैं शेयर करूं तो मेरा ख्याल है 12 या 13% जो थे वो माइनॉरिटीज पाकिस्तान में थे, बाकी बांग्लादेश में थे। सो 22% का नंबर गलत है, लेकिन ये 12-13 से 3.5% कैसे हो गए, ये सवाल भाई जेन्युइन है, ये मैं मानता हूं आपका। मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा। मैंने खुद परसों एक वीडियो बनाई है जिसमें ये बात की गई है कि जी पाकिस्तान में 18 साल के जो कम उम्र बच्चे हैं उनको उन्होंने कहा जी कि आप अगर मुसलमान करना चाहते हैं तो उसको पनिशमेंट नहीं होगी। मैंने उसमें बड़ा ठोक बजा के बात किया, क्योंकि एक ऐसे नहीं होना चाहिए। एक नाबालिग बच्चे को आप कैसे मुसलमान कर लेंगे और कहेंगे उसके ऊपर कानून भी सजा नहीं देगा जो इस तरह का काम करेगा, क्योंकि कोई पता नहीं है। सो मैं तो मानता हूं, आसिफ भाई आप भी थोड़ा सा हल्का फुल्का माने, आप सारा टाइम आप जो है ना मोदी जी को डिफेंड ना करते जाएं, कोई हकीकत के करीब तरीन बात आप भी करें। हाँ मैं कहता हूं 13% से 3%, 3.6% कैसे रह गए, दिस इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न। और ये हमारे अंदर जो है ना ख्वाहिश कि हमने हर बंदे को फतह करना है, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि हर इंसान को मुसलमान होना चाहिए। लेट पीपल लिव, लोगों को आजादी होनी चाहिए, वो जिस तरह भी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जिस सोच से, जिस फिक्र से, जिस मजहब से, जिस फिका से, उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि ये कहें नहीं इसको हमने अपने ही लेके आना है। जरा ये थोड़ा सा हमें सच्चाई भारत के बारे में भी कमर समझ, साहब, थोड़ी सी बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल ज्यादा नहीं, सच्चाई को, थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को मैं आपकी तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा। पहली चीज़ मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे अब जब भी आता हूँ या जब जहाँ भी जाता हूँ तो अपने मुल्क की बात करता हूँ, और दो हमारे मुद्दे होते हैं, इंसानियत और हिंदुस्तानियत। तो यहाँ पे मैं किसी, जैसे आपने कहा ना मोदी जी को डिफेंड करना, हम अपने हिंदुस्तान को डिफेंड करते हैं, और हमारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी सच्चाई लोगों के सामने, आपके व्यूअर्स के सामने लाने की कोशिश करते हैं। और सरकारें, मैं बार बार कह रहा हूं कि आती जाती रहती हैं, अगर कल को कोई और भी सरकार आती है या तो हमारा जो स्टैंड होगा हिंदुस्तान के साथ, वो हम उसके उसी अंदाज में बात करेंगे। ये हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि रिफ्यूजीज की जो अगर बात कर रहे थे, तो बांग्लादेश वॉर के जो रिफ्यूजीज थे वो तो तमाम मुसलमान ही थे ना कमर साहब, मेरे ख्याल से, या उसमें तो लगभग 1.5 लाख ऐसे रिफ्यूजीज थे। और वो आपकी तरफ चाहते थे कि उनको कुछ शरण मिले, उनको वहां पे किसी तरह की हेल्प हो, उनको आपने एक्सेप्ट नहीं किया। 1.5 लाख मुसलमान रिफ्यूजी, जब आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो एक ये सवाल तो पैदा होता है। और रहा सवाल कि आपने इसकी बात करी पॉपुलेशन की, माइनॉरिटीज की, तो 22% जो है ना, वो अगर कभी मौका मिला तो मैं आपको वो सोर्स भेज दूंगा या किसी दूसरे शो में उसको बाकायदा प्रिंट करके लाऊंगा। तो चले, आप अगर 13% भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 13 से 3.5% तो आया ना, जो आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है, जिसके लिए मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि जब हमारे अंदर, मैं खुद कहूंगा कि अगर मेरे अंदर 10 खामियां होंगी, और कहते हैं ना हमारे चल्ली, कि अगर छेद हमारे अंदर इतनी सारी होंगी, तो हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं कि तुम्हारे एक इस तरह के डिमेरिट्स हैं।
डिमेरिट्स जहां पे भी हो, प्रॉब्लम्स जहां पे भी हो, वो सही नहीं है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आपने कहा कि किस तरह से एक हमारे जो मुसलमान राष्ट्रपति बन गए पीजे अब्दुल कलाम, हम उनकी हमेशा गान गाते हैं, मिसालें देते हैं, कोट करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इससे थोड़ा सा आप भी कुछ कहते हैं ना मोटिवेशन और इंस्पिरेशन लें, और एक किसी माइनॉरिटीज को बनवा दे वहां पे और आप पूरी उम्र उसको कोट करते रहे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, आपको भी किसी ने नहीं रोका। लेकिन आपके संविधान ने इस चीज को जरूर रोका है कि आपके यहाँ वो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तो देखें एक सेक्युलर स्टेट है, बजाय इसके कि टू नेशन थ्योरी के बाद भी आप देखें कि किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा, और हमारी उस वक्त जो थ्योरी थी टू नेशंस थ्योरी के बाद वहां पे जाके पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना। और हमारा मुल्क आज भी जो हमारे मुसलमान वहां पे हैं और बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत अच्छी तरह से जीते हैं, कुछ केसेस अगर आप कोट करते हैं, अगर वो टारगेटेड केसेस होते हैं तो हम उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप उसकी बात करें तो हमारा मुल्क जो है सेक्युलर है, हमारे पास संविधान है, और हम उसके बेस पे हर कोशिश हमारी होती है कि हम मिलजुल के उसी तरह से रहें जैसे हम हमेशा रहते आए हैं जमाने से। कुछ केसेस आप देखें ना, चले आपको मैं एक चीज अचानक से याद आई, आप ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर तो आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज पे ये हो रहा है, माइनॉरिटीज पे, आपका कश्मीर पे क्या कहना है? वहां तो देखे कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज हो जाते हैं ना, या जो जो हमारे हिंदूज है वो माइनॉरिटीज हो जाते हैं, तो उस पे भी आप बराबर बात करें। और मैं तो वो कहता हूं कि वहां पे भी हमारे जो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, हम यूनिटी की बात करते हैं, हमारे सभी भाई हैं, किसी की भी जान जाती है तो हमारे लिए वो एक है। लेकिन क्या आप इसको इक्वली एक पैरामीटर पे लाते हैं? वहां पे आपको लगता है कि वहां जो मेजोरिटी है वो मुसलमानों की, हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करें? हम भी देखें, हम सबको सपोर्ट करते हैं। हमारा क्या कहना है कि खुद कश्मीर के अंदर भी आप देखें, और हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमारा पूरा हिंदुस्तान है, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ दैट। अब उसमें आप देखें कि किस तरह से डबल चीजें हो जाती हैं। तो अगर तो वहां की भी मिसालें आप साथ में दें कि वहां किस तरह से अभी, जैसे मैंने खुद कहा कि 28 लोगों की जानें गई, और फिर साथ में दूसरे हिंदुस्तान के हिस्सों की मिसालें दें, तो फिर लगता है कि कुछ सही तरह से जवाब देने में मजा आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी बहुत सी चीजों को मैं जिस अंदाज में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि आप कुछ हमारी तरफ से भी कुछ हमारी अच्छी चीजों को भी दिखाने की कोशिश करें, और उसके मैं बाद आपके व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करें, और फिर बैलेंसिंग होगी तो फिर और भी ज्यादा लोगों के अंदर क्लैरिटी आएगी। हमारा मैं आपका यही फर्ज है। आखिरी सवाल करूंगा आपसे। आसफ भाई, आखिरी सवाल। पहली बात तो ये कि मेरे से थोड़ी गलती हुई है कि 1951 की जो सेंसस थी उस वक्त जो मुसलमानों की माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में थी, दैट वाज 14.20%। बांग्लादेश और अभी पाकिस्तान में टोटल, नॉट जस्ट पाकिस्तान, मैं इसे तो मैं करेक्ट कर दूं, आई एम टॉकिंग ऑफ अ फैक्ट, 1951 की जो पॉपुलेशन सेंसस थी। एक बात, अब उस 14.20% में इंडिया, बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में कितने माइनॉरिटीज थे और वेस्ट पाकिस्तान में कितनी माइनॉरिटी थे, ये देखना है। लेकिन अगर लेट से इस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में, मैं मिसाल दे रहा हूं, हमारे पाकिस्तान में जहां पे हमें बैठे, बांग्लादेश में नहीं, 8% भी थे, 7% भी थे, तो ये लोग 3% पे रह गए, 3.6% पे रह गए हैं, विच इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एंड विच आई एडमिट एंड विच आई बिलीव कि ऐसे नहीं होना चाहिए। वन शुड टॉक फेयर। एक बात बता दे, इंडिया के मुसलमानों को ये क्यों कहा जाता है कि जय श्री राम कहना तुम्हें जरूरी है? ये क्यों उनको फोर्स किया जाता है? ये क्यों उनके लिए एक एनवायरमेंट बनाया जाता है? और जब बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में तालिबान आए तो इंडिया के अंदर इस्लामोफोबिया बढ़ गया। आसफ भाई, ये क्या होता है? व्हाई दीज वेव्स आर देयर? क्यों इस तरह लोगों को कहा जाता है, उनको नेमिंग शेमिंग की जाती है? मुझे वो मैं एक बीबीसी पे एक वीडियो देखी, वो एक सिख खातून थी, शी वॉज लिविंग इन लंडन बट शी वॉज फ्रॉम इंडिया। वो कहती है मैं इंडिया में पैदा हुई, मेरा बेटा भी इंडिया में पैदा हुआ, वो आज से 60 साल पहले गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ये कहा जाता है कि तुम जो हो, तुम हमें हमें रेसिज्म का शिकार बनते हैं। तो वो ये क्यों रेसिज्म का शिकार बनता है? इंडिया के अंदर, इंडिया अपनी कैपेसिटी में क्या रेसिज्म की बात करता है?
कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गए तो इंडिया के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, देखो जी मुसलमान इस तरह के होते हैं, मुसलमानों की शक्लें ये है, मुसलमान दाढ़ी वाले हैं, मुसलमान इस तरह खौफनाक नजर आते हैं। मतलब ये माहौल क्या है, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं आशा भाई? असल चीज तो है चीजों को बेहतर करना है, और वो हमारे बहन भाई दोस्त जो एक दूसरे से नफरत करते हैं उनको कन्विंस करना। आई थिंक दिस शुड बी द पर्पस। और जिस तरह मैं तो बहुत ज्यादा कंडेम कर रहा हूँ, और मैंने देखे ना पहले सवाल में ही कहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर हालात बने हैं और मंदिरों पे हमले किए गए हैं, और ये जो हमारे हिंदू भाइयों का मजहबी त्योहार दरगाह पूजा है, इसकी ये क्यों उनके बारे में इस तरह किया जाए? कितनी गलत बात है और नाजेबा बात है। मतलब इसको तो एंजॉय करना चाहिए। अगर आप हिंदुओं के त्योहार है तो वो मुसलमानों के त्योहारों पे जाएं, मुसलमानों के त्योहार है तो वो हिंदुओं को बुलाएं और हिंदुओं के त्योहारों पे जाना चाहिए, सिखों के त्योहारों पे जाना चाहिए। ये तो हम बात करते हैं कि को एग्जिस्टेंस की होनी चाहिए, लेकिन ये नेमिंग शेमिंग मुसलमानों की होती है, एंड देन कहा जाता है जय श्री राम कहना। व्हाई इज दिस सो असफ भाई? आपके साथ कभी ऐसा हुआ? मैं उस पर ही आना चाह रहा हूँ। बचपन से लेके अब तक, मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली और जो हमारे जैसे जितने लोग हैं, हमने हमेशा क्या कहते हैं, मिक्स्ड कल्चर में अपनी जिंदगी गुजारी। और हमारे दोस्त अहबाब सब हिंदू रहे, क्रिश्चियंस रहे, सिख रहे, और हमने एक दूसरे के साथ प्यार बांटा। आज तक मुझे ऐसी एक मिसाल नहीं मिली, या मेरे किसी और दूसरे जानने वाले को, जो किसी हिंदू भाई ने ये कहा हो कि आप जय श्री राम बोलो तभी आपको हिंदुस्तान में रहने दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तमाम लोग जो किसी भी वजह कर एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, और वो कहीं पे अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो उसकी मजम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं अभी दोबारा से कह रहा हूं कि मजम्मत भी होनी चाहिए, और कानून जो हमारे मुल्क में है उस कानून के, क्योंकि हम आपको दोबारा से बताएं, हमारा मुल्क सेक्युलर है और हम आज भी सेक्युलर स्टेटस में है, तो हमारे पास राइट्स है। हम वोट देके भी उन तमाम चीजों को बदल सकते हैं, और हमारे पास जुडिशियल सिस्टम भी है जिसके बेस पे हम काम करते हैं। लेकिन चाहे ये रेडिकलाइजेशन की बात अगर हो या एक्सट्रीमिज्म की बात हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर लोगों को, टीचर्स को लाइन में लगा के और उसमें से किसी माइनॉरिटीज को वहां पे लेके उसको बेगुनाह को, ऐसी किसी टीचर को जिसके ऊपर 50 ऑर्फन्स की जिम्मेदारी थी, उसको उड़ा देना, चाहे किसी को ये कहना कि आप जय श्री राम बोलो, उसके बाद आप, ऐसी अगर मिसालें मिली हैं, चाहे आप ये बताएं कि मस्जिदों के अंदर पाकिस्तान के यहाँ, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है, इन तमाम चीजों से कहीं बड़ी बात है अगर वो भी है कि आप वहां नमाज के दरमियान आप बेगुनाहों को मार देते हैं। और चाहे अगर आप अफगानिस्तान के अंदर कल और पिछले हफ्ते जो हुआ है मस्जिदों के अंदर वो करते हैं, तो उसको आप एक ही तरह से ये कहना चाहिए कि हम कंडेम करते हैं। लेकिन अभी जो आपने कहा ना, दाढ़ी टोपी, ये देखे ये हमारी अपनी एक सुन्नत है और कोई इस पे कोई रोक और रुकावट है नहीं। लेकिन जब हमारे कुछ ऐसे लोग, हमारे कुछ ऐसे पड़ोस के लोग, और कुछ ऐसे दुनिया में और भी ऐसी जगह होंगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसे आइडियोलॉजी वाले होंगे जो कि इस तरह के अटैक्स के बाद भी, जो कि टेरर अटैक्स को एनकरेज करेंगे, मस्जिदों में हो रहे अटैक्स को एनकरेज करेंगे, उस तरह की आइडियोलॉजीज को सरकार बनाने में मदद करेंगे, और वो मुसलमान होंगे जो मुसलमानों का नाम खराब कर रहे होंगे। तो इन जनरल देखे उन लोगों का की इमेज, तो क्या मेरी इमेज खराब नहीं होगी? मैं अगर आज जाऊंगा और अगर मुझसे लोग कह सकते हैं यार तुम भी तो मुसलमान हो और तुम्हारे लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, अगर इस तरह से कोई चीज कहते हैं तो एक जनरलाइजेशन, तो उसका असर तो हमारे ऊपर आएगा। इन चीजों को ठीक कौन करेगा? आप और हम ठीक कर सकते हैं। हम और आप कैसे ठीक कर सकते हैं? हम और आप ऐसे ठीक कर सकते हैं कि हम उन चीजों को एनकरेज नहीं करें। अब जैसे हमारे मुल्क की एक और पॉलिसी है कि हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखते हैं टेररिज्म पे। अगर उस चीज को रोका जाए, उन चीजों को अगर चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी जो इमेज जो है और भी अच्छी होगी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जहां पे भी ऐसे कोई हादसा हुए हैं जिसपे आपने ये जिक्र किया है कि जय श्री राम बोलने की बात है, मैं अपनी मिसाल दे चुका हूं, अपने तमाम उन लोगों की मिसाल दे चुका हूं जिसमें ये ऐसी कोई बात हमसे नहीं की गई है। लेकिन जहां भी ये चीजें हो रही है उसको सबने कंडेम किया। और हमारे पास तो अच्छी बात यह है कि हमारे इतने राइट्स हैं,
हम उसको कंडेम करने की भी वो रखते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे लोग भी थे कि ऐसे हालात में भी कुछ लोगों ने, यहाँ तक के तालिबान की जो अफगानिस्तान में हुकूमत आ रही थी उनको भी मुबारकबाद देने वाले लोग भी मिले, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि हमारा कानून ऐसा, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ जो है ना, अगर कुछ चीजें होती हैं तो उसको फिर चेक एंड बैलेंस करने की, और ये मैं ओवरऑल पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर, ये हमारा कल्चर रहा है। तो कुछ ऐसे अगर एग्जांपल्स मिलती हैं तो उसको कंडेम करते हुए, उसको इनकरेज नहीं करते हुए, यूनिटी की, इंसानियत की बात हम करने हैं, और हमारा ये फर्ज बनता है। ओके, चलिए आशा भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर एलेबोरेटिंग योर पोजीशन। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सारे कोएग्जिस्टेंस के सपोर्टर हैं, कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। और ये जिस तरह का माहौल है जिसमें हम उन लोगों को फेथ की बिना पे, उनके सेक्ट की बिना पे, उनकी रेस की बिना पे उनको खिलाफ कोई बात करें, ये नहीं होनी चाहिए, और इक्वली रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत शुक्रिया।